बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। कुछ दिन पहले मैंने ड्रेसिंग मिनिया पे अनाउंस किया था कि जुलाई के महीने में मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को सोइंग कटिंग के हवाले से डिटेल से क्लासेस दूँ, ताकि वो बहनें जो कि सिलाई बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहती हैं या वो बहनें जो कि सिलाई को जानती हैं लेकिन वो काम में नफासत लाना चाहती हैं, या वो बहनें जिनको काफ़ी हद तक सिलाई आती है, वो मज़ीद टिप्स के ज़रिए अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना चाहती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड करूँगी इस हवाले से। आपके पास ये पहली वीडियो आ रही है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ ये होती है कि हम सिलाई कहाँ पे करते हैं, सिलाई मशीन के ऊपर। सिलाई मशीन की मेंटेनेंस आपने ख़ुद कैसे करनी है, यानी ज़ाहिर सी बात है एक मुस्तकिल पूरा दिन आपकी मशीन चलती रहेगी, तो उसे अगले दिन के लिए कैसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जैसे पूरा दिन खुद जागते हैं, रात को जब तक सोएंगे नहीं अगले दिन के लिए तैयार नहीं होते। तो चलें काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा नलकियाँ लगी हुई हैं, फिर इसके बाद आपको यहाँ डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक एक चीज़ की डिटेल में आपको आज बताऊँगी। कहाँ धागा टूटता है, क्यों धागा टूटता है, टेंशन कैसे प्रॉपर करते हैं, बखिया का साइज़ नॉर्मल कैसे होता है, धागा थ्रेड इन कैसे किया जाता है, टेंशन को कैसे प्रॉपर रखा जाता है। बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो गई है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा बातें ऐड नहीं की हैं। आप लोगों से 3 सवालात पूछे जाएंगे मुख्तलिफ़ औकात में। आप लोग अगर उसका जवाब देते हैं तो इट मीन्स कि आप लोग प्रॉपरली इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप लोगों ने उन तीनों सवालात के जवाबात कमेंट में जब ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी एक साथ दीजिएगा, अलग-अलग कमेंट्स में मत दीजिएगा। मुझे खुशी होगी कि आप लोग इससे कुछ लर्न कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदी अपने हिसाब से अलग सवाल मुझसे पूछती है, और जब वो अलग सवाल पूछती है तो वो एक बंदी उससे फ़ायदा उठाती है। इस तरीके से वीडियो से बहुत सारी बहनें फ़ायदा उठा सकती हैं। तो पहला सवाल लगते हाथ मैं यहीं पर करती हूँ। हम जब सिलाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ है? मैंने पिछली बातों में ये बात जिक्र की है। चले जी, मशीन की सिलाई नहीं बल्कि इसकी सफाई स्टार्ट करते हैं। जब तक ये प्रॉपर साफ़ नहीं होगी, जब तक हम इसे प्रॉपरली काम नहीं चला सकते। सिर्फ ऑयलिंग कर देना ज़रूरी नहीं है। इसके जगह जगह पे धागा, जब ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे लंबे धागों की सूरत में ही इसे धागे फंसे हुए देखें। जब हमारा कपड़ा घिसता है तो उसकी ऊपर की लेयर छोटे छोटे बुर बनने की सूरत में या छोटे छोटे जाले बनने की सूरत में हमारा ये जो टेंशन होता है ना मशीन का ऊपर वाला, इसकी ब्लेड्स के अंदर फंस जाता है। आप डायरेक्शन देखिएगा कि मैं टिश्यू को इसके अंदर से कैसे धंसा के इसकी सफाई कर रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों ने वेट टिश्यूज़ इस्तेमाल करने हैं। आप लोगों ने जो सूखे वाले टिश्यू होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करने। जो माएँ हैं अपने बच्चों को वो वेट टिश्यूज़ से वाइप आउट करती हैं, सेम ये वही वेट टिश्यूज़ होते हैं। 200 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है, 200 के करीब उसमें टिश्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक काम में आ जाते हैं। अच्छा जी, ये वाला हिस्सा साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा बोर इसमें, क्योंकि हम बार बार ऑयलिंग कर रहे होते हैं, और ऑयल करने के बाद फिर क्या हो जाता है ना कि इर्द गिर्द की जितनी मिट्टी और जितनी डस्ट और जितने कपड़े के ये छोटे छोटे से ज़र्रे होते हैं ना, जाके यहीं पे चिपकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जोकी का अलहदा ऑयल होता है। जब आगे चल के देखेंगे ना तो वो लीटर के हिसाब से मिलता है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिंपल मशीन वाला ऑयल, तो मैंने ऊपर के उस वाली प्लेट्स में डाल दिया है जब तक कि वो नरम हो जाती हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके पास 2 हिस्से हैं। एक हिस्से को मैं यूँ ऊपर नीचे उठा रही हूँ, इसको बोला जाता है फुट वाला हिस्सा। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें इसको गज़ ही बोला जाता है। गज़ का मतलब क्या होता है कि इसको ऊपर नीचे उठाया जाता है, और ये जो आगे जो पीछे वाला है ना, उसको तो तब हम ऊपर नीचे उठाते हैं जब मशीन के बैक पे एक चुटकनी सी लगी होती है। ऊपर नीचे करते हैं जब हमने कपड़ा इसके नीचे रखना होता है या कपड़ा इसके नीचे से उठाना होता है। लेकिन आगे की तरफ जिस पर नीडल लगी हुई है ना, ये तब मूव होता है जब चरखी चलती है, यानी मशीन चलती है। चले जी, अब इसकी जो ये वाला हिस्सा है ना, इसके यहाँ से निकलती है बॉबिन। मेरी मशीन चूँकि टेबल पे एडजस्ट हुई हुई है, तो मैं हमेशा टेबल के साइड से हाथ नीचे की तरफ करके इसे निकाल लिया करती हूँ। अब आती है मेन चीज़। मैंने मशीन कोई 2 हफ्तों से साफ़ नहीं की थी, आप ही को दिखाना था कि इसकी सफाई हम कैसे करेंगे। ये जो मैं पेज खोल रही हूँ, इसकी मदद से हम इसका फुट हटाएंगे। इसको बोला जाता है फुट। इसको भी निकाल के तेल को एक कटोरी में रख लें, डबो दें। इसके ऑयल लगने से जितनी इसके ऊपर डस्ट होगी ना, सारी फूल के बाहर आ जाएगी। अब ये दोनों पेज खोलने, इसको बोला जाता है डी। अब इस डी से ये दोनों पेज खोलने। अच्छा, ये जो पेज खोलते हैं ना, ये जो आपको लग रहा है कि मैं अनाड़ीपन कर रही हूँ,
कैमरा सामने है ना, तो इस वजह से एंगल नहीं बन रहा। हमेशा पेचकस जो है ना वो सीधा रख के खोलना है। अच्छा, पेचकस अपनी मशीन का अलहदा रखें, कभी नहीं कि उससे उधार मांग के उससे उधार मांग के काम करना। मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगी क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है। ये तो दोनों पेच निकले हैं ना, इसको भी आप ऑयल दे के साइड पर रख लें। आपके हाथ आज गंदे होने वाले हैं, बेहतर था कि आप वेज़लीन लगा लेते, इतने भी नहीं गंदे होंगे। आखिर में आप मेरे हाथों की कंडीशन भी देख लीजिएगा। डी शेप हटाएं और आपको ज़रा दिखाएं कि यहाँ पे जो मैं कपड़े सीती हूँ कितने कोई बूर उसके नीचे इकट्ठे हुए हुए हैं। वेट टिश्यू का काम करना है, फिर कह रही हूँ। और अगर आपको लगता है, वैसे मैं एक बात बोलूँ, कराची का मौसम ऐसा है कि उसमें हर चीज़ को जंग लगता है, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं तो एक कटोरी के अंदर तेल लेके रख लें, जो एक्स्ट्रा तेल होता है इस मशीन का ही, या दूसरा जो होता है, वैसे अमूमन तो मिट्टी के तेल से भी साफ़ कर दिया जाता है, तो उसमें डिबो दें। इस तरह का ब्रश लेंगे और ये वाले हिस्से कभी भी वेट टिश्यू से नहीं साफ़ करेंगे, नहीं तो जाले जहाँ के हैं वहीं पे ही रह जाएंगे। अब जो इस हिस्से को मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ उसे कहते हैं दंदाने। ये दंदाने इतने अहम है ना कि अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो आप लोगों की मशीन कपड़े को पीछे की तरफ सही से नहीं फेंकेगी। फिर इसके ये वाले हिस्से जो आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे बॉबिन का हिस्सा है। अब मैं आपको ज़रा, अगर आप इतनी बाहिम्मत हैं तो ये दोनों पेज खोल के भी इसे निकाल दें, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरे मैकेनिक आए थे तो इन्होंने इसके नीचे गत्ता फंसाया था। उन्होंने कहा था ये हिस्सा आप जब तक नहीं खोलेंगे जब तक के मैकेनिक आके दोबारा ठीक नहीं करेगा। अच्छा, मेरी मशीन ख़राब नहीं पड़ती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हर 1 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के बाद मैकेनिक आए, चेक करें, कोई ख़राबी हो तो वो ठीक, क्योंकि आपको पता है जो कि मशीन बड़ी हैवी होती है, इसको हम हर दफ़ा उठा के बाहर नहीं ले जा सकते। आप जो नॉर्मल मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप लोगों ने हर 2-3 महीने अपने मैकेनिक को दिखाना है। लेकिन अगर आप ऐसी केयर करेंगे ना तो आप साल भी घर पे रखेंगी तब भी मशीन ख़राब नहीं होगी। चले जी, मैंने आपको दिखा दिया इसके दंदाने कैसे आगे पीछे चल रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा चलाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जब आपने मशीन की सफाई करनी है नीडल भी उतार दिया करें। लेकिन मैंने नहीं उतारी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है ना। तो होता ही हुआ है कि कभी कभी हम बेध्यानी के अंदर मशीन को चला देते हैं, तो आपकी मशीन स्विच ऑफ होनी चाहिए जब आप मशीन साफ़ करेंगे। और कोशिश करें सूरज की रोशनी में लेके जाएं अपनी मशीन को, और जो सारा प्रोसेस है करने के बाद 1-8 घंटे के लिए उसे धूप भी दिलवाएं। धूप का फ़ायदा ये होगा कि उसका जरासीम मर जाएंगे, और जरासीम मर जाएंगे तो आपकी मशीन और अच्छे तरीके से काम करेगी, यानी ऑयल अच्छे से पेनिट्रेट होगा जनाब। चले जी, यहाँ से मैंने बुरबुर पहले हटा दिए, फिर इसके बाद मैंने इसको वेट टिश्यू से ही साफ़ कर लिया। यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्योंकि आपकी जो मशीन है, मेरी जो मशीन है, ये वाला फंक्शन तो सबका नॉर्मल है। ये आप लोगों ने हफ्ते में 1 दफ़ा अगर मशीन ऐसे साफ़ कर ली ना, तो आप लोगों के यकीन मानिए ऐसी स्मूथ आप लोगों की सिलाई होगी ना, जो भारीपन मशीनों का आ जाता है, जो बहनें कहती हैं कि मशीन कड़कड़ाती है, शोर करती है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ मैं बताऊँगी आपको कि ऑयल है, ये मेरी मशीन का ये ऑयल होने वाला है चेंज। ठीक है, बुर देख रहे हैं आप लोग कितने आए हुए हैं उसके ऊपर। तो अब ये मशीन का जो हिस्सा आपको टैंक नज़र आ रहा है जिसके अंदर ऑयल है, तो ये मशीन तो यहाँ से उठा के ख़ुद इसको सप्लाई करती है। लेकिन आपकी मशीन में ये ड्राई होता है, उसमें जितने पेज नज़र आए हर एक के अंदर वही बोतल आप लोगों ने लेके जानी है। जो बोतल मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उसके ज़रिए आपने 2-2, 3-3 कतरे ऑयलिंग करते रहना हर 1-2 दिन के बाद। ये गंद आप देख रहे हैं, ये साइड के एजेस से इसके अंदर जा रहा है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका जब ऑयल चेंज करवाऊँ तो वो वीडियो भी बना दूँ। वैसे तो मैंने व्लॉग के चैनल पे वो डाली हुई थी, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं चेंज करवा दूँ ताकि आपको पता चल जाए बेनिफिट्स ऑफ दिस मशीन। ये देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ से ऑयल सारा सप्लाई होता है। अब इसका ऑयल जो सप्लाई होता है ना, वो जाके इसकी फिरकी को भी सप्लाई करता है, और जब फिरकी को सप्लाई करता है ये वाला हिस्सा रोटेट करता है, और जब रोटेट करता है तो स्पार्क करता है। जैसे कि बिजली नहीं होती, यूँ चमकती है और वो इधर उधर गिरती है, या पानी का प्रेशर आगे कोई चीज़ रख दी जाए, हाथ रख के पाइप के आगे चलाया जाए तो वो किस तरीके से बिखरता है इधर उधर, तो वैसे छींटों की सूरत में नीचे जाता है। तो ये वाला हिस्सा इन्होंने इसीलिए बनाया कि छींटों की सूरत में जो ऑयल आता है उसको यहाँ पे फेंक दिया जाता है, और यहाँ से आप लोगों का काम है कि आप उसकी सफाई करें।
अच्छा जी, यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हो गई है। अब मेरी मशीन तो ऑटोमेटिक ऑयल दे रही है और फिरकी को भी दे रही है, लेकिन आप लोगों ने कहाँ कहाँ ऑयल देना है मैंने बता दिया है। और आपकी जो फिरकी होगी ना उसको, यानी फिरकी का जो कवर होता है उसको भी ऑयल देना है। थोड़ा आगे चल के मैं आपको उसकी भी डिटेल्स बता देती हूँ। मैंने ये नॉर्मल वे में हर चीज़ आपसे शेयर करने की कोशिश की है, एक स्टोरी की सूरत में। आपके जहन में ये बातें रच बस जानी चाहिए। मशीनों के ऊपर आप लोगों ने पैसा लगाया हुआ होता है। अब देखें, मेरा जो मशीन का ऑयल है वो थोड़ा डार्क कलर का हो गया, होना ट्रांसपेरेंट चाहिए था, लेकिन जब मैं इसको हाथ में ले रही हूँ ना इसका ड्रॉप फ़ौरन से नीचे जा रहा है। इट मीन्स कि अभी थिक नहीं हुआ। दो चीज़ें हैं इसके अंदर। जो बहनें हैं ना उनके पास ये मशीन है तो ऑयल कब चेंज किया जाए, अमूमन 4 महीने बाद होता है, लेकिन कभी कोई होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं, ऑयल जल्दी से काला पड़ जाता है। सिर्फ काला पड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऑयल की कंसिस्टेंसी भी पतली होनी चाहिए। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब बारी आती है फुट की। इसे कहा जाता है मशीन का पैर, फुट। अच्छा, इसके 2 हिस्से हैं, यानी इसकी 2 लेग्स हैं। एक बड़ी होती है हमेशा, एक छोटी। बाजुकात ऐसे भी फुट आते हैं जो बराबर हों, लेकिन बड़ी छोटी होने से ज़रा आपका आई कांटेक्ट अच्छा हो जाता है इसके साथ। सुई चलती है इनके बीचों बीच। अच्छा, अगर तो मैं कहूँगी एक पूरे बूट की सिलाई लगाई तो दोनों टांगें जो होंगी ना उनकी मेजरमेंट काउंट होगी। लेकिन अगर मैं कहूँगी हाफ बूट की गैप सिलाई लगाई तो आपके हाफ बूट राइट पे एक, लेफ़्ट पे एक, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका हाथ किधर बैठता है। दोनों में से किसी एक के गैप की सिलाई आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको लगाने का तरीका क्या है मशीन के साथ, और भी डिटेल बताती हूँ, ज़रा सब्र कर लें आप लोग। अच्छा, जब भी आप लोगों ने फुट मशीन के साथ लगाना है, नीडल हमेशा ऊपर उठाएगा, गज़ हमेशा ऊपर उठाइएगा परमानेंटली, क्योंकि ये जो जोकी मशीन है इसका नी लिफ्टर भी होता है। फिर जब आपने इसके ऊपर फुट को एडजस्ट कर दिया उसके बाद आपने इसका गज़ छोड़ देना नीचे की तरफ और इसके पेज को टाइट कर लेना है। पेज हमेशा टाइट होते हैं आपके फेस की तरफ, अपोजिट नहीं जाता। आप इसको टाइट कर रहे हैं ना, घुमाते घुमाते आपके चेहरे की तरफ यूँ बल खाना चाहिए पेज को। ये भी मैंने एक नई चीज़ सीखी थी मैकेनिक से। चले जी, जब ये हल्का हल्का टाइट होना शुरू हो जाता है तो फिर हम इसको ऊपर नीचे उठा के देखते हैं आया ये बराबर हुआ कि नहीं। बहुत ज़्यादा टाइट ना किया करें। दूसरे जो 2 फुट इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हमारे पास दाएं और बाएं वाले पाइपिन वाले फुट। अच्छा, यहाँ पे अब इनको लगाने का तरीका सेम ही है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन या इसके अंदर जो निडल गुजरने का कट होता है ना, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, ये सहूलत के लिए दिया गया है। कुछ लोगों को वो बाहर की तरफ पाइपिन लगाना आसान होता है, जैसे मुझे ये वाला अच्छा लगता है, मुझसे इस पे काम आसान होता है, किसी को बाएं वाला। अच्छा, अब मुझसे अक्सर बहनें ये भी तो सवाल करती हैं कि ये वाले फुट जो होते हैं, जो अक्सर में डिफरेंट, अभी तो मैंने 3 दिखाया ना, जो कि और बहुत सारे फुट आते हैं, तो क्या वो आम मशीन पे चल जाते हैं? देखें, जो कि मशीन के फुट का ये जो नेक होता है, गर्दन होती है, लंबी होती है। आपकी जो मशीन घर के अंदर सिंपल वाली है उसमें इसकी नेक होती छोटी। ये वाले जो होते हैं इससे बोला जाता है हाई शैंक, और जो आपके घर में पाए जाते हैं उसको बोला जाता है लो शैंक। ठीक है, तो जोकी के जो फुट हैं वो आपकी नॉर्मल मशीन में नहीं लग सकते, कभी नहीं लग सकते। गज़ का स्पेस ही इतना नहीं होता ना, और उस मशीन के पैर इस पे नहीं लग सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, इनके बीच का स्पेस बहुत बढ़ जाएगा ज़मीन से। यानी जो एक जाहिर सी बात है, फुट जाके लगता है नीचे, तभी तो कपड़ा इसके अंदर से गुजरता है ना। चले जी, अब आती है बारी आगे। सवाल नंबर 2 में आपसे अब पूछने जा रही हूँ कि मैंने कितनी तरह के फुट बताए हैं मशीनों के हिसाब से। दिखाए तो मैंने 3 हैं, लेकिन इनके नेक के हवाले से मैंने आपसे क्या डिटेल पूछी है उनके ज़रा नाम तो लिखिएगा नीचे। मैं वैसे नाम पीछे लिख के आ चुकी हूँ, देख लीजिएगा। अब बारी आती है कि नीडल अच्छी क्वालिटी की आप लोगों ने यूज़ करनी है। अपने मैकेनिक से मशीन के हिसाब से सुइयों का पैकेट ले आया कीजिए। अब मेरी मशीन के अंदर धागा डलता है दाएं से बाएं, है ना, इसी तरीके का सिलसिला है। तो अब ये होगा कि हमारे पास जो ये नीडल्स हैं, मैंने इसका तो आपको दिखा दिया, इसकी एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट है, जिससे धागा अंदर की तरफ जाता है वो स्ट्रेट है। धागा जब अंदर की तरफ जाता है तो इसका जो कर्व वाला हिस्सा है वो हमेशा अंदर होता है। अच्छा, बाजुकात होता है ऐसे है कि हम कोई ऐसा सूट स्टिच कर रहे होते हैं जिसके ऊपर नग वगैरह लगे होते हैं, तो सुई हमारी हो जाती है ब्लंट, खुरदरी, उसको फ़र्श पे रगड़ा जाता है। नहीं करें, हमेशा नई सुई इस्तेमाल करें। आ गई आपको यहाँ तक बात समझ में? दूसरा, अक्सर बहनें पूछती हैं कि हमारी जो सुई है ना वो धागा तोड़ रही है, सुई चेंज करें।
अगर सुई आपने चेंज किया फिर भी धागा तोड़ रही है तो इसकी पोजीशन ऊपर नीचे करके चेंज करें। मेरी मशीन के अंदर ये ऊपर तक एडजस्ट हो जाता है, इसकी कोई हाइट नहीं है, ये एक फ़िक्स हाइट है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो धागा तोड़ने की भी आपको सिचुएशन समझ में आ गई कि सुई भी वजह होती है धागा तोड़ने की। अगला स्टेप आता है जी बॉबिन का, बॉबिन केस का, यानी फिरकी और फिरकी का कवर, इसे शटल भी कहा जाता है। अच्छा जनाब, अब जो जॉकी का शटल है वो दूसरी मशीनों से डिफरेंट होता है, ये भी जहन में रखना। इसकी फिरकियाँ भी छोटी होती हैं, एक सूट स्टिच करने के लिए 2-3 भर के रखनी पड़ती हैं। अब देखिएगा कि आपके धागा तोड़ने की एक और वजह, आपकी ये जो शटल है इसके अंदर भी बुर आते हैं। अब आपने पहले इसको ब्रश से साफ़ करना है, फिर इसके बाद इसमें आपने ऑयलिंग करनी है। अच्छा जनाब, ब्रश से साफ़ करने की सलाह क्यों देती हूँ? क्योंकि इसके जो जाले वाले हैं वो तो निकल जाए ना कम से कम। इसका ये हिस्सा जब आप उठाते हैं इसके अंदर भी बुर होते हैं। मकसद ये कि ये बुर हर जगह छाए हुए हैं, मशीन के इर्द गिर्द से लेके आपके कपड़ों के ऊपर तक छाए हुए होते हैं। तो आपने ख़ुद को तो नहा धो के साफ़ कर लिया, मशीन को भी तो साफ़ करना ज़रूरी है। अब सेम वही ऑयल मैं यहाँ पे इसके अंदर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। छोड़ने से फ़ायदा ये होगा कि इसका जितना कोई गंद नॉर्मल ब्रश से बाहर नहीं आया, टिश्यू को यूँ फोर्सेप्स से किसी नोकीली चीज़ से पकड़ के अंदर घुमाएंगे, सारे का सारा गन, सारे की सारी इसकी जो छोटे छोटे ज़र्रे हैं जो आम हाथ में नहीं आ रहे, इससे हो जाएगा साफ़। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पे कभी कभी हमारा बखिया नीचे वाला ठीक नहीं होता, उसकी और बहुत सी रीज़न्स हैं। एक रीज़न ज़रा मैं आपको बताती हूँ। जब हम इसके अंदर फिरकी रखते हैं, फिरकी को इस कट से निकाल के सुराख तक लेके जाते हैं, मतलब धागे को, तो इसकी ये प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर भी मैं आपको पेच नाखून से थोड़ा टाइट करके दिखाऊंगी। इसके इस हिस्से में भी छोटा सा धागा फंस जाता है, और वो जो धागा फंसा हुआ होता है वो इतना कोई फिरकी को इरिटेट कर रहा होता है, जाहिर सी बात है इरिटेट ही हो रही है तो बखिया उसका ख़राब हो रहा है ना। तो आप ये देखें, ये जो मैं घुमा रही हूँ, यहाँ से आपने फिरकी के धागे की टेंशन, यानी कितनी कोई सख्ती से धागा निकलेगा, कितनी कोई नरमी से धागा निकलेगा, आपने फिरकी से घुमाना है। आ जाएं जी फिरकी की तरफ, उसके शटल का काम पूरा हुआ। अब यहाँ पे आपने धागा ऐसे इसके ऊपर बांधना है, हाथ से नहीं बांधना, ये तो बंधा हुआ है, मैं बांध के दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको भर के दिखाती हूँ। आपने इसके ऊपर धागा ऐसे बांधना है कि इवनली दाएं से बाएं, बाएं से दाएं डिस्ट्रीब्यूट हो, एक जगह पहाड़ी नहीं बना लेनी। जब भी फिरकी भरनी है परमानेंट फुट ऊपर उठाना है। फुट अगर मुस्तकिल फ़र्ज़ करो 2 मिनट के लिए हमने मशीन चला दी और फुट घिसता रहा नीचे के दंदानों पे, तो आपका फुट भी एक्सपायर होने के ज़्यादा नज़दीक है, आपके जो नीचे दंदाने हैं वो भी बेचारे गरीब से भुरते चले जाएंगे। तो आप लोगों ने ये भी जहन में रख ली बात। अच्छा जी, फुट उठा लिया। अब फिरकी भरने का हमारा सिस्टम अलग है, जॉकी वालों का। बाज़ लोग तो इसके जो ऊपर की तरफ चरखी मूव हो रही होती है उसी के ऊपर रख के भी भर लेते हैं, जैसे भी भरें, लेकिन धागे को थोड़ा खींच के रखना, इतना भी नहीं खींचना कि आपके हाथों में चल जाए, धागे को ज़रा थोड़ा सा ढील भी छोड़नी है। आप मेरे हाथों की मूवमेंट चेक कर रहे हैं, इस हवाले से आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अच्छा, अमूमन होता ये है कि इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन ये मशीन जब से मेरे पास आई है इसका ये पीछे वाला स्क्रू काम नहीं करता, तो मैं इसी तरीके से भरती हूँ, मैं ज़रा सेटिस्फाइड होती हूँ। धागा फिरकी भरते हुए लूज़ नहीं होगा तब भी आपका बखिया टूटेगा बार बार। दूसरी चीज़, एक ही जगह पहाड़ी को हान इकट्ठी नहीं कर देनी ऊँट की तरह पे, उस पर चर्बी जम जाती है ना, इस तरीके से धागा एक जगह जमा दिया तो फिरकी तो पूरा घूमती है ना भाई। तो अब इसको टाइटली पैक किया। अब देखें, सीधे हाथ में फिरकी, उल्टे हाथ में धागा है, इसको हमने यूँ एडजस्ट किया, ये जो कट था इसके अंदर से गुजारेंगे, और गुजारने के बाद यहाँ सुराख तक लेके आएंगे, और इसको जब धागे को हाथ में पकड़ेंगे तो फिरकी ऐसे होनी चाहिए। इससे ज़्यादा लूज़ रखेंगे तब भी आपका बखिया ख़राब होगा। ये देखें, खींचेंगे तो धागा स्मूथ आना चाहिए, ये नहीं कि बहुत टाइटली आ रहा है, ये नहीं कि बहुत ही आराम से बाहर निकलता चला आ रहा है, नहीं, इसको इस तरह होल्ड रखना है, लेकिन धागा स्मूथली बाहर आना है। अब जब भी फिरकी हम लोगों ने एडजस्ट करनी, सुई उठाएं ऊपर, गज़ उठाएं ऊपर, और फिरकी अब मुझे तो टेबल के नीचे से यूँ एडजस्ट करनी पड़ती है, वरना दूसरी मशीन होती तो उसका ये पार्ट खोल के, जिस तरह मैंने आपको ऑयल टैंक दिखाया है वैसे एडजस्ट करना पड़ती है। लीजिए जनाब, फिरकी का ये सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के हमने, जब तक टक की आवाज़ नहीं आएगी ये बंद नहीं होगा। आगे जो आपको जहन में रखने वाली बात है, जब अगर फ़र्ज़ करें आपकी फिरकी में धागा नीचे है, ऊपर धागा नहीं है, मशीन कभी मत चलाइएगा।
आपके नीचे फिरकी नहीं लगी हुई, ऊपर धागा निडल के अंदर है, मशीन मत चलाएगा। ऐसी ऐसी जगह पे जाके धागा फंस जाएगा ना कि आपकी सोच है। चले जनाब, अब हम करते हैं धागे को थ्रेड इन। अच्छा, थ्रेड इन का सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ देख लीजिएगा, ये मेरा थोड़ा हाथ आगे आ गया, मैंने दोबारा ये वीडियो बनवाई थी ताकि आपको पता चले। कभी भी आप लोगों ने इसको यूँ उल्टे हाथ में धागा पकड़ के और यूँ जब लेके जाएंगे ना, तो आपने इसको एकदम से इसके अंदर खींच नहीं देना। इन पत्रियों के अंदर धागा खींच के पहले मत लाया करें, मशीन खुद खींचती है अपने प्रेशर से। और फिर जो आपका सिस्टम है मशीन का, उसके हवाले से आप धागा डाल दें। सेम यही मशीन है तो यही सिस्टम होता है आप लोगों का। और धागा जब हम यूँ नीचे ले जाएंगे लाएंगे, तो ये हमारा नॉब, मैंने आपको फिरकी के हवाले से सारी टेंशन्स का बता दिया है। ऊपर का धागा बैलेंस करने के लिए, इन प्लेटों में गैप देने के लिए, ये वाला जो आपका टूल है ना, ये टेंशन ऊपर वाली है। इसकी मदद से आप दाएं या बाएं घुमाएंगे तो आप मतलब रिलीज़ कर देंगे धागे को। शिफॉन का कपड़ा है तो आपको इसे खोलना पड़ेगा। जितना बारीक कपड़ा होता है उतना लूज टेंशन होती है, और जितना आप लोग का थिक फैब्रिक होता है टेंशन उतनी हार्ड होती है। आ गई आप लोग को बात समझ में। अब हमने निडल में धागा डाल देना है और फिर इसके बाद बताती हूँ मज़ीद। अभी तक हमने फिरकी भर दी थी, उसे लगा भी दिया था। अब फिरकी के अंदर से धागा ऊपर कैसे लाया जाए? अच्छा जनाब, यहाँ पे आपने ये चरखी को यूँ हाथ से चलाना है, इसका प्रेशर फुट परमानेंटली ऊपर कर देना है, और एक दफ़ा चरखी घुमाएंगे तो धागा नीचे से निकलकर ऊपर की साइड पे आ जाएगा जनाब, इस तरीके से। कोशिश करें कि दोनों धागों की लेंथ एक जितनी हो और दोनों धागों को यूँ पीछे इनके बीचों बीच लेके जाए। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? नीडल हमेशा अंदर पहले टांके में, कभी ये नहीं कि कपड़ा डायरेक्ट रखा धड़ाधड़ मशीन चलानी शुरू कर दी, नहीं। आप लोगों ने धागा पहले बराबर काटा, इन दोनों धागों को एक जितना पीछे लेके गए। पीछे ले जाने के बाद प्रेशर फुट नीचे रखा, जो कि मशीन का नी लिफ्टर अलहदा से दस्तियाब होता है, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं कोई काम नहीं कर रही, वो नी से लिफ्ट हो रहा है। अब नीडल अंदर की तरफ है, जब भी आपने कपड़ा इसके नीचे रखना है, नीडल हमेशा ऊपर उठा लेनी है, और प्रेशर फुट नहीं रखा अभी मैंने नीचे, देख रहे हैं आप लोग, अभी मैंने नीडल हाथ की मदद से चरखी घुमा के अंदर की तरफ की है। और इसको अब सिलाई करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोगों ने सफाई ठीक की। इस मौके पे आके हमारी मशीन हल्की हो जाती है, इसकी आवाज़ जो प्रोड्यूस हो रही होती खच 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 की, वो ख़त्म हो चुकी होती है। मैंने जितनी सफाई की है वो करने के बाद अगर आप अपनी मशीन को थोड़ी सी धूप दिलवा लेते, जो कि मशीन को ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल मशीनों को मेरी वालदा ने मुझे सिखाया था, तो मैं धूप में रखती थी तो वो और नरम पड़ जाया करती थी। हर 15 दिन बाद एक दफ़ा मशीन को धूप दिलवा लिया करें, ठीक है जनाब। जब भी धागा कट करना है, प्रेशर फुट ऊपर उठा के चरखी चला के धागे को लूज़ करना है, फिर इसके बाद आपने धागा काटना है, वरना तो आपके कपड़े को खिंच पड़ेगी। शुरू में आपको जो पिंक कलर का इकट्ठा हुआ धागा नज़र आ रहा है वो इसका स्टार्टिंग हिस्सा था। हो गई है सिलाई ठीक। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ ये समझ लिया है, अब मैंने काले रंग का कपड़ा लिया है जानबूझ के आपको दिखाने के लिए, इस मशीन के मज़ीद फंक्शन सिखाने के लिए। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे ये दो हिस्से, ये जो होता है ना, ये बैक टैक होता है, कहीं पे मुझे पक्का करना है, नॉर्मल मशीन्स में ये नहीं होता है, उसमें हमें मशीन को दोबारा प्रेशर फुट उठा के पीछे ले जाना पड़ता है। लेकिन इस मशीन की खसूसियत ये है कि जहाँ मुझे पक्का करना है, 2-3 टांके सीधे उसी सीध पे पक्के हो जाते हैं। अब ये जो रोल है ना डायल, इससे आपके टांके की लंबाई, स्टिच लेंथ छोटी होती है बड़ी होती है। आपकी जो नॉर्मल मशीन है उसमें कॉलम की सूरत में ऊपर नीचे कील की सूरत में वो हो जाता है, इसमें राउंड घूमता है। इसमें 3 नंबर स्टिच पे मैं कपड़े स्टिच करती हूँ, 5 नंबर मैं तब करती हूँ जब इलास्टिक की मुझे जैसे वो खींच के दूसरी सिलाई नहीं लगानी होती, या फिर कभी गैदर्स करना पड़ती हैं, किसी फ्रॉक में 2 सिलाइयाँ लगा के तो वो चुन्नटें बनाना पड़ती हैं तब। इसके अलावा कोई और स्टिच लेंथ यूज़ नहीं होता है। इसका इस्तेमाल ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और अभी देखिएगा मशीन थोड़ा सा चलने के बाद फिर पीछे गई, फिर आगे आई। तो आपको वो जो लीवर नज़र आ रहा है, वो लीवर जब तक मशीन चलाते चलाते पीछे रहेगा, ये देखें पीछे होता है, 2-3 स्टिच फिर मैं ऊपर ले आती हूँ। अच्छा, जब तक ये नीचे दबा रहेगा मशीन पीछे ही चलती रहेगी। जब मैं इसे छोड़ दूँगी मशीन दोबारा आगे आएगी, यानी एक टांका लगा, फिर पीछे गया, फिर आगे आया। इससे बखिया हो जाता है पक्का और हमारा काम हो जाता है आसान। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही है। मैंने सारी डिटेल्स इसमें ऐड कर दी हैं। आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देखिएगा।
सीखिएगा। अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा। आज का सवाल नंबर 3, यहाँ पे मैंने आपको 2 तरह के स्टिच लेंथ पे काम करना बताया है, उनके मुझे नंबर तो बताइएगा। अच्छा जनाब, मुझसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप सोइंग के लिए कौन सी नीडल इस्तेमाल करती हैं, तो 16 नंबर की सुई इस्तेमाल होती है हर तरह के कपड़ों के ऊपर। 18 नंबर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़े मोटे कपड़ों के लिए, अगर पतलों के लिए करना है तो 14 नंबर होती है, लेकिन 16 नंबर हर तरह का कपड़ा मेरा स्टिच करती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या सीखा इस वीडियो में ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के व्यूज़, आप लोगों का इंटरेस्ट शो करेगा कि अनीला नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट के ऊपर लेकर आए और ड्रेसिंग मेनिया किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके बढ़े। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।